2030 तक इंडियन नेवी को $51 बिलियन का बजट एलोकेट किया जाने वाला है, जिसके अंदर सिर्फ हाईटेक शिप्स और सबमरीन को खरीदने का प्लान किया गया है। वियतनाम की SU-30 और SU-27 एयरक्राफ्ट में अभी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने का ऑफर भारत की तरफ से वियतनाम को दिया जा रहा है। नेपाल के PM KP ओली की तरफ से अभी चाइनीज एम्बेसडर हो यांकी को नेपाल के इंटरनल मैटर से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही भारत के साथ अपने संबंध को बेहतर करने की बात की गई है। भारत और रशिया के दो मेजर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अभी आपस में टकराने से बाल बाल बच गए हैं और अंत में मुसीबत के वक्त में S-200 बूस्टर्स की डिलीवरी मिलने के बाद ये गगनयान मिशन के लिए एक मेजर बूस्ट बनने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यूनियन मिनिस्टर श्रीपद नायक ने बताया है कि भारत की तरफ से अभी 2030 से पहले इंडियन नेवी में काफी सारे वेसल्स को ऐड करने का फैसला किया गया है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए ऑलमोस्ट $51 बिलियन एलोकेट किए जाएंगे। गोवा सेपेट लिमिटेड और मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ अरेंज किए गए एक वर्चुअल मीटिंग में बात करते हुए श्रीपद नायक जी ने बताया था कि अभी नेवी की ऑलमोस्ट 60% बजट को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर एलोकेट किया जा रहा है और इनके 70% के आसपास इंडिजिनस सिस्टम के ऊपर खर्च करने का फैसला किया गया है। अभी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जितने भी शिप्स को बनाया गया है, उनमें से अगर इंडियन शिपयार्ड की बात करें तो अभी तक ऐसे 60 से ज्यादा मेजर सरफेस वेसल्स को और सबमरीन को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड और GRSC की तरफ से डिलीवर किया गया है। और अभी 2030 के अंदर ही इंडियन नेवी के लिए ऑलमोस्ट $51 बिलियन की ऑर्डर को प्लेस करने का फैसला किया गया है, जो कि आगे चल के इन्हीं शिपयार्ड्स को मिलने वाली है। इंडियन नेवी 2030 तक लगभग 200 एक्टिव वेसल्स को ऑपरेट करना चाहती है, जिस वजह से अभी नए नए वॉरशिप्स को नेवी में शामिल करने का प्लान किया गया है और साथ ही पहले से किए गए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला भी किया जा रहा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बताया गया था कि भारत का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना है, उसको पूरा करने के लिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यहाँ पे काफी मायने रखते हैं, क्योंकि आज भी दुनिया भर के मेजर ट्रेड्स को शिप के जरिए ही किया जाता है और जिस देश का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जितना बेहतर है, उसके लिए इतना ईजी होने वाला है। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। अब सबको कुछ दिन पहले मैंने बताया था, अभी भारत ऑफिशियली अस्त्र मिसाइल को अपनी स्टैंडर्ड VVR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है और आगे चल के इसको तेजस में भी इस्तेमाल किया जाएगा और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी मास ऑर्डर को भी प्लेस किया जाने वाला है। इसी दौरान भारत की तरफ से अभी अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है और अभी भारत वियतनाम को अपनी अस्त्र मार्क 1 वेरिएंट को ऑफर कर रहा है। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके वियतनाम के काउंटरपार्ट के बीच एक मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजित किया गया था और इसी दौरान भारत की तरफ से अस्त्र मिसाइल को वियतनाम के SU-30 और SU-27 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफर किया गया था। अब जैसे कि पहले इनको भारत के SU-30 में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा चुका है और अभी इनको इस्तेमाल करने के लिए भी क्लियरेंस दिया जा चुका है, तो इनको अभी वियतनाम के SU-30 में इंटीग्रेट करने में हमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ ही भारत की तरफ से भी वियतनाम की SU-30 या SU-27 एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और क्रू ट्रेनिंग में भी मदद करने की बात की गई है और ये अभी वियतनाम के लिए एक अच्छा ऑफर होने वाला है, क्योंकि अभी वो अपने रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट की सर्विस और मेंटेनेंस इशू को लेकर थोड़े परेशान है और भारत इनको सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकता है। अब अस्त्र मिसाइल के अलावा वियतनाम अभी आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम, ध्रुव हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल को भी खरीदना चाहता है, लेकिन फंड की इशू होने की वजह से वियतनाम इनको एकदम से एक्वायर नहीं कर पा रही है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की कार्बाइन डील को लेके। अब सबको याद होगा 2017 में इंडियन आर्मी की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड में लगभग 94,000 के आसपास कार्बाइन को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था। इसमें UAE की कारगिल की कार 816 कार्बाइन को 2018 तक सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन तब से आज तक इस डील को फाइनल नहीं किया गया है और हाल ही में ही भारत की तरफ से इंपोर्ट बैन लिस्ट को निकालने के बाद इस टेंडर को कैंसिल करने की बात सामने आई थी, लेकिन फिर भी कारगिल इस टेंडर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है और वो भारत की मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर ही अपने सभी कार्बाइन को भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा है। अभी जब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर UAE के गस्त पर गए हुए थे, तो इसी दौरान UAE की तरफ से इस टेंडर को लेके आगे बढ़ने के लिए भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई है। अभी अगर इन कार्बाइन की बात करें तो इनको मेनली काउंटर टेरर ऑपरेशन या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर सुअर लोग आमतौर पर घर के अंदर छुपे रहते हैं। ऐसे में असॉल्ट राइफल थोड़े
लंबे होने की वजह से घरों में चार्ज करते वक्त ये थोड़े दिक्कत देते हैं, लेकिन कार्बाइन की बात करते हुए साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं और ऐसे ऑपरेशन के लिए इनको परफेक्ट माना जाता है। अभी बात करें तो अभी वैसे ही भारत को ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास कार्बाइन की जरूरत है, पर इनिशियली अभी 94,000 के आसपास कार्बाइन को खरीदा जाएगा। अभी अगर हम प्रीवियस टेंडर को कैंसिल करके दूसरी टेंडर को फ्लोट करते हैं तो इसको फाइनल होने में कम से कम 2 से 3 साल का वक्त जरूर लग जाएगा, क्योंकि इनकी टेस्टिंग होना और ट्रायल होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन अभी यूएई का कहना है कि अगर उसी टेंडर को आगे बढ़ाने का फैसला किया जाता है और सिलेक्ट किए गए कार 816 कार्बाइन को फाइनल कर दिया जाता है तो वो आगे चल के इन सभी कार्बाइन को भारत में पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अगला अपडेट नेपाल की तरफ से है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि नेपाल की तरफ से अभी भारत के साथ अपने संबंध को सुधारने की बात की जा रही है, और वैसे कालापानी वाला मतभेद होने के बाद ये पहली बार था जब नेपाल की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे। अब हिंदुस्तान टाइम्स में इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया है कि नेपाल की तरफ से अभी चाइना के एम्बेसडर हो यांकी को नेपाल के इंटरनल मैटर में दिमाग ना लड़ाने के लिए कहा गया है। अगर आपको याद होगा तो भारत और नेपाल के बीच अभी तक जितने भी मतभेद हुए थे उसके पीछे चाइनीज एम्बेसडर का हाथ होने का भरपूर संदेह किया जा रहा था, और इसी बात को लेकर मीडिया में तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी कि केपी ओली और हो यांकी के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, और नेपाल के पीएम चाइनीज एम्बेसडर के इशारों पे यहाँ पे नाच रहे थे। और इसी दौरान चाइना की तरफ से नेपाल के इंटरनल मैटर के ऊपर भी काफ़ी हद तक हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही थी, पर अभी यह रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के पीएम केपी ओली की तरफ से अभी सीधे तौर पर चाइनीज एम्बेसडर को नेपाल के इंटरनल मैटर से दूर रहने के लिए कहा गया है, और उनको ये बताया गया है कि नेपाल अपने इश्यू को खुद हैंडल कर सकता है। और स्टेटमेंट अभी नेपाल की तरफ से भारत के साथ अपने संबंध को बेहतर करने की स्टेटमेंट देने के ठीक बाद ही दिया गया है। और कहीं ना कहीं सबके पीछे रॉ का भी कुछ हद तक हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि जब से केपी ओली और रॉ चीफ के बीच मीटिंग हुआ है तब से नेपाल का रवैया भारत की तरफ से अच्छा होने लगा है। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके है। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत और रशिया के एक सैटेलाइट आपस में ऑलमोस्ट टकराने ही वाले थे। भारत की कैटोसाट 2F और रशिया की कैनोपस V फ्राइडे को लगभग 1.49 UTC के आसपास एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, और अगर ये आपस में टकरा जाते तो ये भारत और रशिया दोनों के लिए काफी नुकसान होने वाली थी। रशिया की स्पेस एजेंसी की तरफ से बताया गया कि फ्राइडे को ये दोनों सैटेलाइट एक दूसरे के लगभग 224 मीटर के करीब आ गए थे, जो कि स्पेस के हिसाब से काफी करीब है। ये दोनों ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और अगर ये आपस में टकरा जाते तो ये दोनों ही बेकार होने वाले थे। ग्लोबल स्पेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर सैटेलाइट के ऑर्बिट के बीच जो नॉर्मल सेफ डिस्टेंस माना जाता है उसको 1 किलोमीटर कहा जाता है, और अगर 224 मीटर की बात करें तो इसे ऑलमोस्ट रेड जोन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। अभी की बात करें तो स्पेस में धीरे धीरे हमारे सिटीज की तरह ट्रैफिक बढ़ने लगा है, और हाल ही में जो हादसा होने वाला था वो सैटेलाइट्स की रेजिंग मैन्यूवर्स को करते दौरान होने वाला था। आमतौर पर हर 3 से 4 हफ्ते के दौरान हर एक स्पेस एजेंसी की तरफ से ऐसे मैन्यूवर को परफॉर्म किया जाता है, और लगभग सभी सैटेलाइट अभी धरती से 500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, और इनकी साइज भी 10 सेंटीमीटर से लेके बड़े साइज की कार के जैसे हो सकती है। अब ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर इतना आसान काम नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम इसके ऊपर कभी और बात कर सकते हैं, लेकिन ये प्री प्लान्ड एक्शन होते हैं, और किसी सैटेलाइट के स्पेसिफिक रोल के लिए या किसी स्पेसिफिक लोकेशन में उसको ले जाने के लिए ऐसे मूव को किया जाता है। पर इसके लिए एक दिक्कत ये है कि अभी सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए जो मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ल्ड वाइड एक मॉडल नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूरोप और इंडियन सिस्टम एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। और अभी तक ऐसा देखा गया कि जितने भी स्पेस एजेंसी की तरफ से सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को ट्रैक करने के लिए मॉडल को तैयार किया गया या फिर इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें से कोई एक भी परफेक्ट नहीं है, और इसी वजह से रशिया और भारत के सैटेलाइट आपस में टकराने वाले थे। मान लीजिए भारत के मॉडल के हिसाब से ये दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से निकलने वाले थे, लेकिन रशियन मॉडल के हिसाब से लगभग 500 मीटर की दूरी से आपस में निकलने वाले थे। पर असल मायने में देखा जाए तो दोनों ही मॉडल सही नहीं थे। पर अभी सवाल ये कि इसरो की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया था, और अगर रशिया की स्पेस एजेंसी को ये सब बातें पता थी कि ये सब होने वाला था और हमारे 2 सैटेलाइट आपस में टकराने वाले, तो उन्होंने इसको पब्लिक को बताने से पहले इसरो को क्यों नहीं बताया था। और ये बात भी काफी पॉसिबल है कि इसरो को इसके बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन अगर ये दोनों आपस में टकरा जाते तो ये काफी खतरनाक साबित होने वाले थे, क्योंकि इससे सिर्फ यही 2 सैटेलाइट नष्ट नहीं होने वाले थे, बल्कि इससे और भी कई सारे सैटेलाइट नष्ट होने वाले थे, क्योंकि इनसे जो अवशेष निकलते वो आगे चल के वो असल मायने में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। अगला अपडेट भारत की गगनयान मिशन को लेके है।
ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्पेस मिशन होने जा रहा है, लेकिन अभी चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इसकी शेड्यूल में थोड़े अप डाउन चल रहे हैं। अभी यूरेशियन टाइम में इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया है कि इसरो की गगनयान मिशन को अभी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए अभी इसरो को S-200 बूस्टर्स को डिलीवर किया जा चुका है। S-200 क्लास की बूस्टर्स को दुनिया की थर्ड सबसे बड़ा सॉलिड स्टेट बूस्टर कहा जाता है और इनकी रैंक नासा की स्पेस शटल और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एरियन 5 के बाद आती है। इसरो के मुताबिक ये हाई थ्रस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड बूस्टर अभी इसरो के गगनयान मिशन के दौरान GSLV Mark 3 को इनिशियल बूस्ट देने के लिए एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। इन S-200 बूस्टर्स को अभी भारत की L&T की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया है और हर बार की तरह L&T की तरफ से यहाँ पे इसरो को वक्त से काफी पहले इनको डिलीवर किया गया है। और आप सब अभी ये भी कह सकते हैं कि अभी तक गगनयान मिशन के लिए डिलीवर किए गए हार्डवेयर में से ये सबसे पहला कंपोनेंट होने वाला है। और इसको देखने के बाद इसरो के चीफ के सिवन ने L&T की तरफ से इसको उनके लिए दिवाली गिफ्ट कहा गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। अब सबको पता होगा कि चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वैसे अभी ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी पिछले कई महीनों के अंदर भारत की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए थे उससे हमारी पकड़ इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी मजबूत हो चुकी है। और इसी दौरान भारत की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए भारत के पूरे कोस्ट लाइन पर कोस्टल सर्वेलेंस रडार को इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके बारे में 2 दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी फेज 2 के दौरान भी बहुत सारे कोस्टल सर्वेलेंस रडार यहाँ पे लगाए जाने वाले हैं। ये वेसल समंदर के अंदर घूमने वाले छोटे मछली पकड़ने वाले बोट से लेके बड़े वॉरशिप्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। अभी भारत अपनी कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम को सिर्फ अपने कोस्ट लाइन तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है, क्योंकि अगर हम हमारे कोस्ट लाइन में रडार को सेटअप करते हैं तो हम इंडियन ओशन रीजन में नजर नहीं रख सकते, क्योंकि ये काफी दूर है। इसी वजह से भारत अपने पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, सेचेल्स, मालदीव जैसे और भी कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है और वहां पर भी कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। पहले से ही इनमें से कुछ देशों में रडार सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जा चुका है और बाकी देशों में जल्दी ऑपरेशनल होने वाले हैं। और कुल मिलाकर 12 ऐसे देश है जहां पर भारत की तरफ से इनको इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि मेनली इंडियन ओशन रीजन बेस्ड देश होने वाले हैं। इसके बाद हम इंडियन ओशन रीजन में काफी बेहतर तरीके से नजर रख पाएंगे और किसी भी चाइनीज एक्टिविटी या इलीगल शिपिंग एक्टिविटी को इजीली ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।